नमस्कार दर्शकों, मैं उपेंद्र और आज की ग्रैंड मुलाकात बहुत खास होने जा रही है क्योंकि आज हमारे साथ कमांडर संदीप मुरारकर जी मौजूद हैं। मुरारकर जी के बारे में हम जानेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन दर्शकों मैं आपसे बताऊं कि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अग्निपथ योजना। इस योजना को लेकर के देश भर में, खासतौर पर हमारे ज़िले में संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि योजना वास्तव में क्या है। मुरारकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ पहली मुलाकात है आपकी और जाहिर है पहली मुलाकात में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और ख़ासतौर पर हमारे जो दर्शक हैं वो भी आप जानना चाहते हैं आपके बारे में, और एक कोशिश करते हैं कि अग्निपथ के बारे में हम अधिक से अधिक मालूमात हासिल कर सकें आपसे। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरा नाम कमांडर संदीप मुरारकर है। मैं एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूँ। मैंने 14 साल नेवी में ऑफिसर के पोस्ट पे सर्विस की और 2019 में रिटायर्ड होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ में सेटल्ड हुआ। अच्छा। मैं बिलासपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा। मतलब मैं भी छत्तीसगढ़िया ही हूँ। अच्छा। और अभी मेरी पोस्टिंग बस्तर में हुई है लास्ट ईयर। यहाँ पे एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ अभी। अच्छा, तो ये मिलिट्री हॉस्पिटल जो हम ECH के नाम से जानते हैं, अच्छा वो मिलिट्री हॉस्पिटल है, राइट। तो चलिए अब सवाल को थोड़ा सा मोड़ते हैं और बात करते हैं उस योजना के बारे में जो सरकार की है, बड़ी महती योजना हम कहें, अग्निपथ। तो ये है क्या, अग्निपथ योजना क्या है और किस तरह से ये आम आदमी इसे समझे? पहले जो भर्ती होती थी तीनों सेनाओं में, जवानों की भर्ती अलग होती थी, अफसर की भर्ती अलग होती थी। जवानों की भर्ती अब अग्निपथ नाम दिया गया है, जो अग्निपथ नाम से चालू होगी, और जो भर्ती होंगे उनको हम अग्निवीर कहते हैं। तो अब तीनों सेनाओं में ये भर्ती इसी योजना के तहत होगी। तो अग्निपथ अगर मैं बोलूं तो योजना का नाम है। अच्छा। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए, जवानों के पोस्ट के लिए, और अग्निवीर उन जवान जो भर्ती होंगे उनको बोला जाएगा। तो अभी जैसे भारतीय नौसेना का और वायुसेना का और थल सेना तीनों का भर्ती चालू है। अच्छा अच्छा। अभी हमारी खुशकिस्मती है कि बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में भी अभी भारतीय थल सेना का भर्ती चालू हो रहा है, जिसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 3 सितंबर है। फॉर्म भरना ऑलरेडी चालू हो गया है और 3 सितंबर लास्ट डेट है। और भर्ती रैली जो थल सेना की होगी वो रायपुर में होगी, 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती, हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भर्ती हो रही है थल सेना की अग्निवीरों के लिए। ओके, तो इसमें नियम क्या क्या होंगे सर? इसके नियम सबसे पहले तो ये होते हैं कि उम्र। तो मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बच्चा जो 17.5 साल से 23 साल के बीच का है वो इसमें भर्ती ले सकता है। अच्छा। और ये एज कैलकुलेट होगी 31 अक्टूबर 2022 में। ओके। तो तब तक अगर कोई बच्चा 17.5 साल से 23 साल के बीच में है तो वो इसके लिए भर सकता है। अच्छा। ये मैं जो बता रहा हूँ अभी पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए बता रहा हूँ। महिलाओं के लिए भी अभी निकली है भर्ती, सेम एज क्राइटेरिया है। पर सेना में महिलाएं अभी जवानों की पोस्ट में पिछले 3-4 साल से जाना स्टार्ट किए हैं। दरअसल मेरा अगला प्रश्न वही था, क्या ये महिलाओं के लिए भी है? जी। तो मैं इसलिए महिलाओं के लिए सिर्फ एक ही भर्ती में, जैसे भर्ती अलग अलग भी होती है, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं तो हम लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, तो वैसे ही हमारे सेना में भी अलग अलग ब्रांच होती हैं। तो जो महिलाओं के लिए निकला है वो मिलिट्री पुलिस ब्रांच के लिए निकला है बस। तो महिलाएं अभी जवान की पोस्ट में सिर्फ मिलिट्री पुलिस में जा सकती हैं, ऑफिसर की पोस्ट में तो बहुत सारी। तो मिलिट्री पुलिस के लिए भी निकला हुआ है, उसके लिए भी मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 17.5 साल से 23 साल के बीच में है वो फॉर्म भरें। उनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 सितंबर है। अच्छा। और एज क्राइटेरिया वही है। तो अगला मैं बताऊंगा कि इसमें पढ़ाई क्या चाहिए इसके लिए। तो अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग पढ़ाई है। तो मिनिमम न्यूनतम पढ़ाई जो है 8वीं पास। अच्छा। तो कोई भी युवक अगर 8वीं पास है तो वो इसके लिए भर सकता है। और 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, तो ये 8वीं पास के ऊपर कोई भी बच्चा पास है वो इसके लिए ज़रूर भरें और वो एलिजिबल है इसके लिए। अच्छा। उम्र 17.5 से 23 साल। और हाइट चाहिए पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर। ये हाइट का हो गया। वजन भी चाहिए होता है पुरुषों के लिए जो कि 50 kg के आसपास होना चाहिए उनका वजन भर्ती के समय। तो ये इनके नियम और मापदंड हो गए। अच्छा। भर्ती के लिए। अच्छा, इसमें हर योजना में कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। तो आपकी नज़र में अग्निपथ योजना में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? अग्निपथ योजना में जो भर्ती होती है वो 4 साल के लिए होगी। 4 साल बाद जिनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनमें से 25% लोग को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, जो आगे जो हम बोलते हैं कि 60 साल की उम्र तक कर सकते हैं। अच्छा। 58 ईयर्स तक कर सकते हैं, जो हमारा अभी नॉर्मल है वो होगा। बाकी 75% लोग 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अच्छा। अब इसमें फ़ायदे ये हैं कि एक तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसमें आपको 4 साल बाद
रिटायरमेंट के बाद और भी कुछ करने का मौका, और आगे पढ़ाई करना है, बिल्कुल। जॉब करना है, अपना कुछ बिजनेस खोलना है, तो आप कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट टाइम पे एक रिटायरमेंट अमाउंट मिलेगा जो कि लगभग 11 लाख प्लस इंटरेस्ट मिला के 12 से 13 लाख के बीच एक अच्छी राशि मिलेगी आपको अच्छा। रिटायरमेंट के बाद। दूसरा, कोई भी 8वीं पास या 10वीं पास अगर इसमें जाता है तो उसको 4 साल बाद 12th पास की सर्टिफिकेट भी मिलेगा उसको। तो उसके पास एक 12वीं की पास की सर्टिफिकेट भी होगा जो कि उसको बाहर काम आएगा। अच्छा। कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए या कुछ करने के लिए। अच्छा। तीसरी बात, आर्मी उनको एक स्किल सर्टिफिकेट भी देगी। अच्छा। जो कि उसमें लिखा रहेगा कि इन्होंने आर्मी में सेवा की है 4 साल और इन्होंने ये काम किया है, और स्किल सर्टिफिकेट। अच्छा। किसी भी जॉब का अप्लाई करने के बाद वो करने के लिए वो स्किल सर्टिफिकेट उनको बहुत मदद करेगा और बहुत वैल्यू है इसकी। ओके। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और फ़ायदे हैं कि जब भी वो रहेंगे जॉब में 4 साल तो उनको छुट्टी मिलेगी और सिक लीव मिलेगी, 30 दिन की साल में छुट्टी मिलेगी जो कि पेड लीव होगी। उस छुट्टी में पैसा नहीं कटेगा उनका। अच्छा। अच्छा। उनका इंश्योरेंस होगा 48 लाख रुपीज़ का। अच्छा। जब 4 साल हैं वो, उनका इंश्योरेंस होगा। अच्छा। खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है तो दुर्घटना हो जाती है, सही बात, तो उनको एक इंश्योरेंस मिलेगा। और इनको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 साल के दौरान उनको जो कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो 4 साल के दौरान उनको फ्री मिलेगी। अच्छा। तो ये इनके कुछ फ़ायदे हैं। और पेमेंट तो मिलेगा, अच्छा खासा पेमेंट है, सैलरी जैसे उनकी है। हाँ, अगला प्रश्न मेरा वही था कि इनका मासिक वेतन कितना बैठता है? इनका मासिक वेतन जो फर्स्ट ईयर के लिए है वो 30,000 है। अच्छा। सेकेंड ईयर के लिए 33,000 पर मंथ। थर्ड ईयर के लिए जो है 36,500 पर मंथ। अच्छा। एंड फाइनल ईयर में 40,000 के आसपास हर महीने इनको मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मुरारकर साहब कि अग्नि पथ योजना में बहुत सारी संभावनाएं हैं युवाओं के लिए, खासतौर पर वो की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे इस दौरान जी। वो काफ़ी अहम होगा उनके जीवन बनाने में। इसमें मैं एक अगला प्रश्न कहना चाहता हूँ आपसे कि ज़िला प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में, इस दिशा में जी, क्या उम्मीद रखते हैं? मैं बस्तर आया था तो सभी का बस्तर आने का जो सोचते हैं बस्तर के बारे में सबका माइंडसेट अलग होता है। जी। पर जब मैं आया, अब मेरे को 1 साल हो गए, मैंने देखा बस्तर में बहुत पोटेंशियल है जी। हर चीज़ से। यहाँ के बच्चों में भी बहुत पोटेंशियल है। जी। जो पिछले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे श्री रजत जी, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को आर्मी भर्ती के लिए इन्वॉल्व किया। हमने मिल के बहुत हर ब्लॉक में घूमे हमने, और हमने 15,000 बच्चों के फॉर्म रेडी कर लिए थे। 15,000 बच्चे रेडी थे आर्मी भर्ती के लिए। पर अब नई योजना आ गई अग्नि पथ, और अब जाके ये मेटलाइज हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 साल से भर्ती हुई नहीं थी, कोरोना और उसके बाद ये सब। अब बच्चों को मौका मिला है, और इस साल खास करके 2 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अदरवाइज उम्र का जो क्राइटेरिया होता है 17.5 साल से 21 साल होता है। पर इस साल कोरोना काल में जो लॉस हुआ उसके लिए उनको 2 साल अधिक दी गई है, 23 साल कर दी गई है। तो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेके किया था। अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, काफ़ी वो करते रहते हैं। अभी मेरी प्रेजेंट शासन से रिक्वेस्ट रहेगी, जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आए हैं उनसे, और अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से भी, एजुकेशन ऑफिसर से, कि बस्तर में पोटेंशियल बहुत है, बच्चों में करने की वो है, पर उनको गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल, उनमें कर सकते हैं वो, नंगे पांव दौड़ते हैं, शारीरिक मजबूती है, बहुत कुछ उनमें। तो मेरी एक ही है कि आप लोग कृपया करके जितनी ज़्यादा इसके स्कीम के बारे में जितना ज़्यादा बता सकें बच्चों को, जितना ज़्यादा पहुंचा सकें गांव-गांव में, ताकि बच्चे कम से कम फॉर्म भरें, तैयारी करें। और हम अच्छा बस्तर का तरक्की 2 चीज़ों से हो सकता है, अच्छी पढ़ाई और नौकरी। तो ये अच्छा मौका है यहाँ के बच्चों के लिए। तो मेरा प्रशासन से एक निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, गांव में जाके हम इनके स्कीम के बारे में बताएं और गाइड करें उनको। मेरे से या मेरे और फौजी भाइयों से कुछ भी हेल्प चाहिए, हमारी कुछ भी कहीं भी सहायता या हमारी किसी भी टाइप की गाइडेंस रहेगी, तो हम हमेशा एक पैर पर तैयार हैं प्रशासन की हेल्प करने के लिए। सर, आप ECH हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा। ECH जो होता है, इसको फुल फॉर्म है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसमें क्या होता है, जब कोई फौजी रिटायर्ड होता है तो उनका हम एक छोटा सा अमाउंट पैसा काटते हैं रिटायरमेंट टाइम पे, उनको लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। और जैसे यहाँ पे हमारा कोई सर्विस हॉस्पिटल ऐसे बड़ा नहीं है, तो जो भी फौजी रिटायर्ड होके यहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेटल्ड होता है, उनको अगर उनको और उनके परिवार वालों को किसी भी टाइप की मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे ECH में आते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में आते हैं, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर को दिखाना,
कुछ लैब टेस्ट करना है या कुछ मेडिसिन चाहिए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिलता है, उनको और उनके परिवार वालों को। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर मतलब जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो अपने जगदलपुर में है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है हमारे जगदलपुर के लिए, खासतौर पर बस्तर ज़िले के लिए। मुनारकर साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में ये उठता है कि जो स्कूलों में इस तरह से जागरूकता अगर फैलाने की बात होती है या की जाए या योजना बनाई जाए तो क्या सुझाव देते हैं आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के या फिर तमाम जो स्कूलों को? हम इसके प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बाकी जिला प्रशासन भी कर रही हैं, बिलासपुर, रायपुर जैसे कर रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि एक तो पंपलेट बना लें इनका कि ये योजना के बारे में क्या है, योजना कौन, जैसे मैंने बताया उम्र, हाइट, पढ़ाई, एक हम पंपलेट बना लें रोजगार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के साथ मिलके। फिर दूसरा हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हर ब्लॉक लेवल पे और हर स्कूलों में जाके, चाहे मैं जाऊं या कोई और मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से या मेरे फौजी भाई लोग कोई और जाएं और वहाँ बताएं कि ऐसी स्कीम है और कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, ब्लॉक लेवल पे हम करें ऐसे। उस स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, पंचायत में चले जा सकते हैं, पंपलेट बांट सकते हैं और हम उनको इकट्ठा करके बता सकते हैं कि भैया लास्ट डेट 7 तारीख है, 3 सितंबर लास्ट डेट है पुरुषों के लिए, तो कृपया फॉर्म भरें, पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, फॉर्म भरें, उसके बाद इसकी दौड़ने और फिजिकल तैयारी जो भी करनी है उसके बाद हम करें। जिसका फॉर्म भरा जाएगा, सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, उनको हम करें। तो हम ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे गांव में जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेजेस में जाएं और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एनसीसी वाले बच्चों को भी हम पकड़ें। एनसीसी वाले बच्चे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि एनसीसी वाले बच्चे जो C सर्टिफिकेट क्वालिफाइड हैं उनको जो 3rd स्टेज है इसका रिटर्न एग्जाम होता है। 1st स्टेज होता है इसका फिजिकल, दौड़ना वोड़ना जो होता है, 2nd स्टेज होता है मेडिकल, और जो फिजिकल और मेडिकल में क्लियर हो जाता है उनको रिटर्न एग्जाम होता है 2-3 महीने बाद। तो रिटर्न एग्जाम में एनसीसी C सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, वो देना ही नहीं है। तो वो बहुत आगे आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे तैयारी करवाने में और करने में बहुत अच्छे हमारे लिए मददगार होंगे। तो हमारे को ये है कि एनसीसी C सर्टिफिकेट बच्चों को हम ढूंढें जो एनसीसी C सर्टिफिकेट पास है। और शासन से ये कहूँगा कि ब्लॉक लेवल पे और स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे जितने हम जाके प्रचार कर सकें, बता सकें, पंपलेट बांट सकें, मौखिक बता सकें, उतना हम करें। और सबसे पहला स्टेप बस ये है कि फॉर्म भरवाने में हम मदद करें, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें और उनको ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा। बस एक आखिरी सवाल, ये अग्निपथ में जो भर्ती होगी अग्निवीरों की, उसकी परीक्षा कहाँ होगी? इसकी परीक्षा अभी इस बार जो परीक्षा जो होती है, मतलब परीक्षा 3 स्टेज में होती है। पहला तो ऑनलाइन फॉर्म तो कहीं से भी भर सकता है, अपने घर से भर सकता है, अपने जो सर्विस सेंटर होते हैं कंप्यूटर सेंटर वहाँ जाके भर सकते हैं लोग। फॉर्म जब भरा जाएगा तो उसके बाद उसको रिटर्न में इसका दौड़ भाग जो होता है फिजिकल वो करना होगा, वो रायपुर में है इस बार। तो उनको 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच एडमिट कार्ड में किसी एक दिन उनको डेट दिया जाएगा कि 13 नवंबर या 14 नवंबर 15 नवंबर को आपको इतने बजे यहाँ आना है। तो उसको एडमिट कार्ड लेके और बाकी डॉक्यूमेंट लेके रायपुर जाना है उस तारीख को। तो उसका वहाँ पे फिर फिजिकल होगा, फिजिकल में क्लियर हो जाता है तो 2nd स्टेज उसका मेडिकल होगा। मेडिकल में हो जाता है तो उसको वहीं पे बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं, आपका रिटर्न एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ये है, आप जब भी रिटर्न के एग्ज़ाम का पब्लिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, तो आप कृपया करके रिटर्न एग्जाम के लिए आइएगा। तो पहले 2 स्टेज है, तो इस बार ये है रायपुर में हो रही है इस बार। अच्छा, चलिए मुनारकर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे अग्निपथ योजना को लेकर के। अब मुझे उम्मीद है कि दर्शकों की जो एक तरह से संशय की स्थिति थी वो दूर हो गई होगी, अग्निपथ के बारे में मुकम्मल जानकारी हमें मिल गई होगी। आपसे बातें करने को बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है, आपको विदा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ और फॉर्म भरें। थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रिटायर्ड कमांडर संदीप मुरारकर जो हमें बता रहे थे अग्निपथ योजना के बारे में। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात हम ज़रूर करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।